हाय एवरीवन, वेलकम टू पोल पाथ एंड दिस इज़ प्रतिमा सिंह। आप संविधान पढ़ रहे हैं और ये संविधान का पार्ट 4 है। जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है। यहाँ पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराया जा रहा है और अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस इस तरह से आपका कोर्स कराया जा रहा है। प्लस हमने जो सारे टॉपिक वाइज जो कोर्स वीडियोज़ हैं वो डेली उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। प्लस डेली प्रैक्टिस वीडियो की प्लेलिस्ट वो भी डिस्क्रिप्शन में है। एनसीईआरटी प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहाँ से सारे वीडियोस अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और पोल पाथ के नाम से हमने बना रखा है टेलीग्राम अपना, तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारी जो मेरी क्लासेस की PDF हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि जितनी भी क्लासेस मैं ले रही हूँ इनकी PDF मैं टेलीग्राम में दे रही हूँ। तो वहाँ पर जो लोग जुड़े हैं उनको मिल रहा है। अभी मैंने जल्दी बनाया है तो कम लोग जुड़े हैं। आप जुड़ के वहाँ पर PDF ले सकते हैं। PDF फॉर्म में ये सारे नोट्स ले सकते हैं। आप सभी को बता दूं कि इसी चैनल पर कुछ और टीचर्स भी जुड़ने वाले हैं जो आपको दूसरे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराएंगे। कोर्स भी हो सकता है दें, तो दूसरे जो टीचर्स हैं वो भी इसी चैनल पर जुड़ेंगे आपके लिए। और तो हमारे इस प्रयास में आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आपके सपोर्ट से ही सारी चीज़ें संभव होंगी। जो भी लोग हमसे जुड़े हैं हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी कोर्सेज़ आपको फ्री में दे सकें। चलिए देखते हैं, हम आज संविधान पढ़ रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है हम यहाँ से शुरू करेंगे। इसके पहले हमने 1861 का भारत परिषद अधिनियम तक हमने स्टडी कर लिया है। तो हम टू द पॉइंट चलेंगे। होता क्या है कि अधिनियम में जब ये आए हैं तो बहुत सारे इसमें पॉइंट थे, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हीं पॉइंट को लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ज्ञान तो आप पूरी ज़िंदगी में कभी भी अर्जित करते रहेंगे, तो हम टू द पॉइंट चलेंगे ताकि आपको चीज़ें लिमिटेड रहेंगी तो लर्न होंगी। तो इसमें क्या होता है, जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम होता है, तो पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार इसमें दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं लिख देती हूँ। जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, इसके द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो दो और अधिकार बजट से संबंधित होते हैं वो नहीं दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो वोटिंग का अधिकार इनको नहीं दिया जाता है। बजट पर वोटिंग का अधिकार इनको नहीं दिया जाता है, यानी कि मतदान आप मतदान कह सकते हैं। ये हिंदी की क्लास चल रही तो हम मतदान देख लेते हैं। मतदान का अधिकार इनको नहीं दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया जाता है। नंबर 2, ये पहला होता है, ये अधिकार नहीं मिलता है अभी इनको। और दूसरा क्या होता है? पूरक प्रश्न पूछने का इनको अधिकार अभी नहीं मिला है। पूछने का अधिकार ये नहीं मिला है और ये भी नहीं मिला है। सिर्फ क्या मिला है? बहस करने का अधिकार इनको कब मिलता है? 1892 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगा यहाँ पर। इसको हम ठीक कर देते हैं पहले। चुनाव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। जो जिला बोर्ड और नगर पालिका इनका क्या है? विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल जो था उसके द्वारा इनके अप्रत्यक्ष चुनाव किए जाने लगे। कौन? जिला बोर्ड और नगर पालिका। इन दोनों के चुनाव किसके द्वारा? जो विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाने लगे थे। अगर हम बात करें जिला बोर्ड, तो ये जो है आप थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ेंगे। जब क्या हुआ 1882 में जो ये लॉर्ड रिपन थे, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को इन्होंने अपनाया था और स्थानीय निकायों को कहा था कि मतलब ये अपना थोड़ा सा शासन में या जो अपने स्थानीय रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये अपनी चीज़ों को इनको भी देखने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
तो स्थानीय निकाय की शुरुआत यहीं से हुई थी, यानी कि, और उसको क्या बोला था, लोकल बोर्ड। स्थानीय बोर्ड कह लो, स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, या उसे जो है लोकल बोर्ड, लोकल बोर्ड की स्थापना यही 1882 से होती है। और जो है ये जो जिला बोर्ड हैं, इसी के जो लोकल बोर्ड होते हैं, इन्हीं की जो थोड़ा सा आगे जैसे आजकल है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, तो ऐसे ही वहाँ उस समय भी थे। तो जिला बोर्ड और नगर पालिका, शहरों के लिए नगर पालिका थी और जिला बोर्ड, इन दोनों का क्या था, जो विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव इनका होने लगा था। और इसमें एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये बनता है कि जो स्थानीय निकाय या लोकल गवर्नमेंट, इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, कब से होती है, तो 1882 से होती है। इसकी शुरुआत कौन करता है, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ पंचायती व्यवस्था बहुत पुराने समय से थी, लेकिन अगर हम देखें कि जो आधुनिक समय में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो ये लॉर्ड रिपन से ही होती है। ये क्वेश्चन बनता है, ये इम्पॉर्टेंट भी है क्वेश्चन यहाँ से जो है बनता है। और जो ये आपका एनसीईआरटी से भी है, हम एनसीईआरटी रिलेट करके पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी से में ये आपका पूरा दिया गया है कि 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय निकायों की शुरुआत होती है और इसे लोकल बोर्ड कहा गया। क्या कहा गया? इसे लोकल बोर्ड कहा गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर के चलेंगे आपके संविधान में, क्योंकि सीधा सीधा वहाँ पर लिखा है कि एनसीईआरटी के टॉपिक होंगे, पर उनकी जो है नॉलेज का स्टैंडर्ड होगा वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होगा। उनके लिए जो पीजीटी कर रहे हैं और जो टीजीटी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो ये सब बातें तो हम एनसीईआरटी को भी रिलेट करते हुए चल रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप पक्का लिखेंगे, नोट बनाएंगे इसका। आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जो यहाँ तक है आपके क्वेश्चंस आते हैं बट कम आते हैं, लेकिन जो 2009 से और आगे जो 1935 का एक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कितना? 1909 से लेकर के और जो 1935 यहाँ तक जो है क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यह जो अधिनियम है ये 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा जो है पारित किया जाता है और इसका उद्देश्य क्या होता है कि ब्रिटिश भारत में सुशासित शासन प्रणाली स्थापित करने का इसका जो है लक्ष्य होता है। यह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो है ये मार्ले जो होते हैं ये सचिव होते हैं। जो मार्ले हैं ये सचिव होते हैं, ये सचिव पद पर होते हैं। और मिंटो कौन होते हैं? मिंटो होते हैं वायसराय। तो इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या जो है मुख्य बातें थी, तो इसमें क्या था कि सबसे पहले जो है क्या होता है कि जो है ये अक्टूबर 1906 में क्या होता है कि आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो, जो मिंटो हैं, वायसराय मिंटो से जो है मिलने जाता है और ये मांग करता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व दिया जाए। और फिर क्या होता है कि मार्ले जो है उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। और तो ये जो 1919 का अधिनियम आता है, तो इसमें मेन यही जो घटनाएं होती हैं, ये एक मेन घटना होती है। बाकी और भी सुधार आते हैं, लेकिन ये एक जो है मेन घटना होती है कि इसमें जो 1919 का अधिनियम में सबसे बड़ी घटना क्या है, तो यही है कि और 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और यहीं से एक प्रतिनिधि मंडल जो है जाता है कहाँ, मार्ले मिंटो के, जो ये हमारे मिंटो वायसराय थे भारत के, उनके पास जाता है और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की
जो है प्रतिनिधित्व की, जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये अधिनियम आ जाता है तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं और सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली यहाँ से शुरुआत हो जाती है, यानी कि फूट डालो और राज करो का काम यहाँ से शुरू हो जाता है। और 1905 में क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन होता है। इस पर भी काफ़ी जो है क्या होता है, विरोध देखने को मिलता है। वेरी इम्पोर्टेंट ये भी है और ये भी है, इम्पॉर्टेंट है। तो और 1909 के जो अधिनियम है इसको क्या कहा गया, इसको जहरीला नाग या नाग के दांत के अधिनियम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है ऐसा जहर बोया हमारे भारत में कि उसका अंत क्या हुआ कि मतलब भारत विभाजित हो गया। उसके बाद ही जो है ये चीज़ें अभी तक भी हमारे समाज में हैं, इसकी जड़ें जो हैं हमारे समाज में अभी भी व्याप्त हैं। भारत पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो इस चीज़ों को दर्शाते हैं। विभाजन होने के बाद भी कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कुछ भी जो है वहाँ पर सॉल्व हुआ दिखता नहीं है। अगर हम एक चीज़ यहाँ पर और बात करें कि जब सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो जाती है तो मुसलमानों के लिए क्षेत्र अलग बना दिए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 1919 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सभी को जो है प्रतिनिधित्व के आधार पर इनको बांट दिया जाता है कि ठीक है आपका भी प्रतिनिधित्व रहेगा। और इन सभी को बांटा गया। सिर्फ इनका मकसद अंग्रेज़ों का ये था कि जो हिंदुस्तान में जो भी इनको जातियों के आधार पे बांटो और फिर आपस में इनको लड़वाओ और राज्य करो। और आगे चल कर के 1935 में इसमें दलित भी जुड़ जाता है। जब पूना पैक्ट होता है, अम्बेडकर जी जो है मतलब और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, इस आरक्षण में दलित भी जुड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऐसे यहाँ से सांप्रदायिक प्रणाली, जो आरक्षण की प्रणाली जो है यहाँ से शुरू होती है। और एक बात देखेंगे, अगर हम बजट पर थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं। बजट की जो है इनको 3 बार में 3 अधिकार मिलते हैं। क्या मिलता है, एक तो 1892 में इनको क्या है, बजट पर बहस करने का अधिकार मिलता है। बहस करने का अधिकार इनको मिलता है कब, 1892 में। फिर इनको 1909 में क्या मिलता है, 1909 में क्या मिलता है, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनको कब मिलता है, 1909 में। आगे इनको फिर 1919 में यानी कि 1919 में क्या मिलता है इनको, कौन सा अधिकार, ये सारे बजट पर जो है अधिकार हैं। बजट पर अधिकारों की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पे फिर क्या होता है, इनको मतदान करने का अधिकार मिलता है। किसका अधिकार, 1919 में बजट पर मतदान का अधिकार इनको मिल जाता है। तो ये बजट से संबंधित 3 चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे इस जो है एक्ट की, इस अधिनियम की हमने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं देख ली हैं। और अब हम देखेंगे अगला एक्ट जो है, अगला जो अधिनियम है 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, इसको देखेंगे। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है मॉन्टेग्यू सचिव होते हैं, ये सचिव होते हैं, सचिव पद पर होते हैं। और जो है ये चेम्सफोर्ड नहीं, यहाँ चेम्सफोर्ड होगा, मिसप्रिंट है, चलिए इसको चेम्स कर देते हैं हम। चेम्सफोर्ड ये क्या होते हैं, ये होते हैं वायसराय। तो ये दोनों ऐसे होते हैं। इनको इसीलिए जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर इसकी हम मेन बातें देखें तो 1919 में क्या हुआ, भारतीयों को बजट पर मतदान की अनुमति जो है मिल जाती है और द्विसदनीय विधानमंडल की इसमें शुरुआत होती है। पहला क्या है जो है, इनको जो कि हमने पहले यहाँ डिस्कस कर लिया है कि 1919 में क्या होता है, पूरक प्रश्न पूछने की 1919 में ये मतदान का अधिकार इनको मिल जाता है। तो ये 1919 में इनको मतदान का अधिकार मिलता है, किस पर, बजट पर।
और यहाँ से क्या होता है कि द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हो जाती है। तो कौन कौन से, ये एक तो होता है केंद्रीय परिषद, देख लेते हैं इसको भी, द्विसदनीय विधानमंडल देख लेते हैं इसको। तो एक होता है, क्या होता है, एक होता है कि केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद होती है। तो इसमें क्या होता है कि 104 जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं, 41 मनोनीत होते हैं। इतना ज़्यादा मैं बता दे रही हूँ, पर इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी आपकी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनती रहे, थोड़ा कॉन्सेप्ट रहेगा तो चीज़ें। 104 जो है निर्वाचित सदस्य होते हैं और 41 क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, मनोनीत होते हैं। और अगर हम बात करें कि जो राज्य परिषद होती है, इसमें कितने होते हैं, इसमें टोटल 60 मेंबर होते हैं। यहाँ पर टोटल होते हैं 145, यहाँ पर टोटल मेंबर की संख्या होती है 145 जो है मेंबर यहाँ होते हैं मेंबर। और इसमें जो है सदस्य कितने होते हैं, इसमें टोटल जो राज्य परिषद है आपका, राज्य परिषद, इसमें 60 मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो है 34 निर्वाचित होते हैं, 26 मनोनीत होते हैं। 34 निर्वाचित होते हैं, और 26 जो है मनोनीत होते हैं। इतना आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, बस बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि द्विसदनीय जो विधानमंडल कब से शुरू हुआ है और इसकी क्या थोड़ा सा विशेषताएं थी, इतना ही समझ लेना है बस। आगे देखते हैं, जो इसमें पूछने वाली बातें हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। हस्तांतरित विषय, इसमें जो विषयों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, जो है विषयों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कौन सा होता है, 2 भागों में जब बांटा जाता है तो पहला होता है हस्तांतरित विषय। ये इसमें क्या होता है, जो हस्तांतरित विषय होते हैं इसमें दोनों सदन जो है क्या अपना ये कानून बनाएंगे, दोनों सदन जो है इस पर कानून बनाएंगे। विषय क्या होंगे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। जो अहस्तांतरित विषय होंगे इसमें सिर्फ जो वायसराय की कार्यकारिणी जो है वही क्या करेगी कि उन विषयों पर जो है कानून बनाएगी। इसमें क्या था, सेना एवं वित्त। तो 2 भागों में किए, हस्तांतरित और अहस्तांतरित। अहस्तांतरित यानी कि ये सुरक्षित विषय थे, यानी कि इसको जो है वायसराय ने सुरक्षित विषय वायसराय ने अपने पास जो है सुरक्षित, अपने कार्यकारिणी के पास इनको सुरक्षित रखा था, यानी कि इनको इन विषयों पर किसी और को अधिकार नहीं दिया था। इस अगर जो हम 1919 की अधिनियम की बात करें तो इसमें पहली बार जो है महिलाओं को मताधिकार जो चाहे मतदान का अधिकार कह लें, चाहे मताधिकार कह लें, इसका अधिकार मिलता है। और इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू की गई, शुरू हो जाती है। और इसमें जो है 3 तरह के लोग वोट दे सकते थे। वो कौन कौन से थे, एक तो संपत्ति धारक जिनके पास संपत्ति थी, दूसरे जो शिक्षित थे एवं जो व्यापारी थे। तो इन 3 तरह के लोगों को इसमें जो है वोट देने की अनुमति दी जाती है, यानी कि अधिकार दिया जाता है। आगे 1919 में प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लागू होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि द्वैध शासन का किस अधिनियम द्वारा, किस एक्ट द्वारा शुरू किया जाता है। तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा जो है ये जो है शुरू, इंडिया काउंसिल एक्ट 1919 के द्वारा ये शुरू किया जाता है। और ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1932 में पूना पैक्ट होता है, जिसमें जो है अम्बेडकर दलितों के जो है दलितों का नेतृत्व करते हुए उनके मांग करते हैं, उनके पक्ष में, उनके हित में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। और 1933 में लिन लिथगो की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1935 में
भारत शासन अधिनियम जो 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है वो आता है किसकी रिपोर्ट के आधार पर, जो निम्नलिखितों हैं इनकी रिपोर्ट के आधार पर जो है ये लाया जाता है। ये जो द्वैत शासन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो ये द्वैत शासन है इसके जनक कौन, लियोनिस कार्टिस माने जाते हैं। जनक, द्वैत शासन के जनक यहाँ पर लिख देते हैं कि द्वैत शासन के जनक लियोनिस कार्टिस माने जाते हैं। और इनकी पुस्तक क्या है, ये है, और इनकी पुस्तक क्या है, इनकी पुस्तक डायरकी है। डायरकी इनकी पुस्तक का नाम क्या, डायरकी है। और इसीलिए जो ये द्वैत शासन है, द्वैत शासन को क्या बोलते हैं, द्वैत शासन को डायरकी सिस्टम भी बोलते हैं। डायरकी सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कहीं पर। तो इसको जो डायरकी इनकी बुक है, इसी बुक के आधार पर इसको डायरकी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि जो है जनक लियोनिस कार्टिस ने इस बुक को ये मतलब लिखा, या इनकी बुक है ये, लियोन कार्टिस की जो है ये बुक है। अगर हम आगे बात करें कि एक कहते हैं कि गांधी जी को किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, तो अर्धनग्न फकीर कहने वाले विंस्टन चर्चिल हैं। देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये हो गया। और एक और है, श्वेत पत्र निम्नलिखितों द्वारा लाया गया था। ये देख लेते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे आ जाते हैं। तो श्वेत पत्र निम्नलिखितों द्वारा लाया गया। तो इतना है, और आज हम इस क्लास को यहीं जो है रोकेंगे। कल हम देखेंगे जो 1935 का भारत शासन अधिनियम, वहाँ से हम शुरू करेंगे। और इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इसको PDF वहाँ पर मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर इसको ज़रूर से ज़रूर करें। कल मिलते हैं आगे के टॉपिक पर। धन्यवाद।